हेलो इन्वेस्टर्स। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे आपको कैपेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ₹1 रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको उसके ऊपर रेवेन्यू क्या करना पड़ेगा, उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मिला जुला के आप बोले तो आप जब तक इसमें री इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी इम्पॉसिबल है। तो जो तेजस नेटवर्क है, ठीक है, तेजस नेटवर्क के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि तेजस नेटवर्क का फ्यूचर कैसा हो सकता है, अभी करंट में क्या सिनेरियो चल रहे हैं और मेरा आगे का व्यू क्या है इस स्टॉक के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम कोई फोरकास्टिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के बिजनेस को हमें कैसे समझना चाहिए। ठीक है, और इस टाइप के बिजनेस का ग्रोथ कैसे आती है और इस टाइप के बिजनेस का कितनी हमें एक बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ आरओई, तो कितनी आरओई हम इस पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं हूँ संतोष कुमार और हमारे चैनल को यदि आप तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, मूव अहेड। देखिए, यदि आप इसको देखा जाए तो ये लगभग अपना 25 साल पूरा करने वाला है। ठीक है, जो तेजस नेटवर्क है अपना 25 साल पूरा करने वाला है। और यदि हम इनिशियल टाइम की बात करें तो एक टाइम ऐसा था 2017 में कि इसका रेवेन्यू क्या चला गया था, इसका जो स्टॉक प्राइस था वो नेगेटिव चला गया था। मतलब लगभग 3,300 के आसपास से ये प्राइस कहाँ चला गया था, -300 -400 के आसपास तक इसका प्राइस चला गया था। ठीक है, तो अच्छा, पहले तेजस नेटवर्क का काम क्या है। तो ये क्या करता है, ये अपना नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, वायरलेस एंड वायर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की। ये बस इसी सर्विस में अपना क्या करते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी आप वायरलेस एंड वायर लाइन के साथ नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो 2017 में ऐसा क्या हुआ था कि इसका प्राइस नेगेटिव चला गया था। हुआ ये होता है कि उसी समय आप देखें तो जियो ने अपना 4G सिम्स लॉन्च किए थे। ठीक है, 4G के नेटवर्क लॉन्च किए थे, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप जो हमारे अदर नेटवर्क्स थे उनमें अच्छा खासी गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जो तेजस नेटवर्क है इसका प्राइस भी अच्छा खासा डिक्लाइन किया। फिर उसके बाद लगभग 2021-20 के आसपास में टाटा ने अपने अपने इसमें हिस्सेदारी खरीदी। ठीक है, अब मिला जुला के कह सकते हैं कि मालिकाना हक खरीदा इसमें। जब टाटा ने इसमें एंट्री ली तब से इस प्राइस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और रिसेंटली लगभग जून 24 में इसने हाई मारा था 1500 का। मतलब आप समझिए ना, -400 से लेके लगभग 1500 तक का हाई मारा इसने 2021 से लेके 2024 के बीच में। फिर जून 2024 में इसने 1500 का हाई मारा। उसके बाद से वहाँ से लगभग 55% 60% के आसपास प्राइस में करेक्शन हुआ और अभी करेंटली प्राइस लगभग 700 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये थी इसकी हिस्ट्री और इसका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस क्या है, बिजनेस बहुत सिंपल है। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स को वायरलेस या वायर लैन के साथ नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अब बात आती है इसमें कि जो तेजस नेटवर्क है इसका मार्केट कैप क्या है, मार्केट पोजीशन क्या है इसकी। तो देखिए, जो तेजस नेटवर्क है ना, यदि हम इसको टॉप 10 नेटवर्क प्रोवाइड में देखें तो ये लगभग टॉप 10 में ये अपना स्थान बना लेता है। ठीक है, और इसका मार्केट कैप भी आप देखें तो अच्छा खासा मार्केट कैप है इसका। लगभग ये इसका 12,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। ठीक है, और यदि हम इसकी कुछ फाइनेंशियल रेशियो की बात करें, जैसे इसका यदि हम पीई देखें तो ये लगभग 28 के पीई पे चल रहा है। ठीक है, और इसका हम यदि पेग देखें तो 0.8 के आसपास है, जो कि पेग भी अच्छा खासा है। ठीक है, और इसका सम और यदि हम इसका आरओई देखें तो देखिए, ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो यदि उनका बिजनेस या वो अपना बिजनेस गवर्नमेंट को सप्लाई करती हैं, ठीक है, या उनका जो कस्टमर्स होते हैं वो गवर्नमेंट होती है, तो इस टाइप की कंपनियों में आरओई आपको हमेशा बहुत अच्छी आरओई देखने को नहीं मिल सकती है। 10 से 14 के बीच में इनकी आरओई रहती है। ठीक है, तो यदि आप कोई भी ऐसी कंपनी देख रहे हो जो गवर्नमेंट को सर्विस देती है, तो ठीक है, तो इस टाइप की कंपनियों में आरओई आपको क्या मिलेगी, 10 से 14 के बीच की आरओई मिलती है। मतलब इस कंपनी का आप आरओई देखें तेजस नेटवर्क का तो लगभग 12 का आरओई है। ठीक है, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा कि 12 का आरओई आप जनरेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसका आरओई क्या है, लगभग
12 का आरओई है। और एक इसका यदि ड्रॉ डाउन हम देखें तो यदि आप इसका 10 साल का आरओई निकालें, ठीक है, पिछले 10 साल में इसने कितनी आरओई जनरेट की है, तो 4% की। 5 साल का भी आप आरओई देखते हो तो वो भी 4% की आती है। यदि आप 3 साल की आरओई देखते हो तो लास्ट 3 साल की तो कितनी आती है, 3% की। तो इन टर्म्स ऑफ आरओई बिजनेस में तो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें नेगेटिव लग रहा है कि इसकी आरओई थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से कंपनी में थोड़ा सा अच्छे इन्वेस्टर्स को आने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब आप आरओई जनरेट नहीं कर सकते, हम जितने पैसे लगाए उस पर हम जब रिटर्न ही जनरेट नहीं होगा तो फिर हम इस धंधे में पैसे क्यों लगेंगे, राइट। और कंपनी का यदि हम कैश फ्लो की बात करें तो इसका कैश फ्लो क्या है, नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, ठीक है। मतलब कंपनी के जो कोर बिजनेस है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है, सॉरी रेवेन्यू तो जनरेट हो रही है लेकिन कैश नहीं आ रहा है वहाँ से, ठीक है। तो कंपनी का यदि हम करंट देखें कि इसका क्या है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग से, तो वो नेगेटिव लगा 4.91 का, लग 491 नेगेटिव इसका CR का नेगेटिव रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। देखिए अभी यदि हम रिसेंटली देखें ना तो कंपनी ने अपना 4G प्रोडक्ट लॉन्च किया, BSNL के साथ 4G प्रोडक्ट उनके में हेल्प की थी उनके BSNL वालों को, ठीक है। जहाँ से इन्हें इनके ग्रोथ बहुत, इनके जो ऑर्डर बुक से वहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली थी हमको, और वहाँ से अच्छा खासा इनको रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यदि आप FY 25 की बात करें तो आपको बहुत लगभग 8,000-9,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। लेकिन रिमेंबर ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। इसके पीछे यदि आप रेवेन्यू देखें तो आपको 2,500-3,000 के आसपास का रेवेन्यू मिलेगा। सिर्फ 2025 में इन्होंने क्या किया था, BSNL के 4G प्रोजेक्ट पे इन्होंने वर्क किया था, जहाँ से इन्हें अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हुई थी। तो यदि हम इसको छोड़ दें, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अच्छा जो जून में अच्छा जून 2024 में इसने जो हाई बनाया था वो बेसिकली क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें एक अच्छा निफ्टी में हमारा जो इंडेक्स था उस वहाँ पे हमारा शेयर मार्केट में एक अच्छा बुल रन चल रहा था। हमारा शेयर मार्केट में एक बुल रन चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर भी प्राइसेस में एक उछाल देखने को मिली थी, ठीक। उसके बाद जब हमारा मार्केट करेक्ट किया तो प्राइस भी अपने अच्छे खासे लेवल पे आके करेक्ट हो चुका है। तो जून में इसका आप देखिए तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वहाँ से भी कंसिस्टेंसी ड्रॉप हुई है, ठीक है, कंसिस्टेंटली ड्रॉप हुई है। तो अभी तो करंटली 6% पे है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और यदि हम इसके इंटरप्राइज वैल्यू टू इबिट्टा देखें तो वो भी लगभग 12 के आसपास का निकल के आ रहा है। बेसिकली EV बाई इबिट्टा क्या होना चाहिए, 10 या उससे कम रहे तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो यहाँ पे 12 आ रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें एक ड्रॉ डाउन हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इस टाइप के बिजनेस में आपका जो डेब्टर डेज होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब आपने मान लो कोई प्रोजेक्ट किया, ठीक, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट किया तो ये टेंडर बेसिस पे होता है। तो अब आप किस पे रेवेन्यू कब मिलेगी आपको, या आपको पैसे कब मिलेंगे। जाहिर सी बात है इस टाइप के प्रोजेक्ट में टाइम लगता है। तो आप देखें तो 180 से 190 डेज लग जाते हैं, ठीक है, लगभग 6 से 7 महीने लग जाते हैं इसको वहाँ से पैसा निकालने में। तो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉ डाउन है, क्योंकि यहाँ पे डेब्टर डेज बहुत हाई होता है। वहीं आपको पेएबल क्या होता है, लगभग 2 महीने का पेएबल होता है। आप क्योंकि आपको इन्वेंट्री जनरेट करनी होती है, आपको री इन्वेस्ट करना होता है, तो आप तुरंत पैसे लगा देते हो, तो आप तुरंत पैसे क्या करते हो, पे करते हो। मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं 6 महीने 7 महीने में, और आप पैसे दे रहे हो 2 महीने में, जबकि जनरली इसका उल्टा होना चाहिए। तो इस टाइप के बिजनेस में एक भी एक ड्रॉ डाउन हमें देखने को मिल सकता है या मिल रहा है। अब आते हैं कि मतलब सबके मन में ये जिज्ञासा होगी कि जो 1500 से ड्रॉप करके 700 आया तो क्या ये वापस रिकवर करेगा। तो देखिए 2-3 चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। पहला कि तेजस नेटवर्क का कोई मुझे तो कोई विज़न नज़र नहीं आ रहा। जब मैंने इनका कॉन कॉल सुना, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे इनका कोई विज़न नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही वो हमें एनर्जेटिक लगे, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट में कुछ खुद ही कुछ कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में लोगों को, जो आम रिटेलर्स हैं, ठीक है, आम पब्लिक को, उनको माल चिपकाया जा रहा है। क्योंकि आप देखें ना तो लगभग 4-5 क्वार्टर से लगातार क्या कर रहे हैं, एफआई अपना माल बेच रहे हैं, ठीक है, वो अपना माल निकाल रहे हैं, और रिटेल क्या कर रहे हैं, उस माल को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोटर भी अपना माल क्या कर रहा है, बेचा है, और वो माल किसके पास गया है, आम लोगों के पास या रिटेलर के पास भी गया है। तो ये अच्छी बात नहीं हो रही नहीं है, ठीक है। तो
और दूसरी चीज़ कि मतलब 700 के ऊपर से क्या प्राइस जाएगा कि नहीं जाएगा, तो देखिए 700 पे एक ठीक-ठाक इसकी वैल्यूएशंस है, 1500 बहुत ज़्यादा मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा था। यहाँ से प्राइस क्या आगे जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, हो सकता है यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करे या हो सकता है अभी यहाँ से प्राइस और ड्रॉप कर सकता है, ठीक है? लेकिन प्राइस कोई बहुत बड़ा तोप मारेगी ऐसा बिज़नेस मॉडल देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है? और चूँकि इनका यदि हम इन टर्म्स ऑफ पीई देखें तो पीई 28 का है और इस इंडस्ट्री का पीई भी 28 है, तो यहाँ से एक ये अपने अच्छे ठीक-ठाक वैल्यूएशन पे नज़र आ रहा है। लेकिन एक इन्वेस्टर को क्या होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि जब उन्हें माल सस्ता मिले या अपने कम वैल्यू पे मिले तभी परचेज़ करना चाहिए, ठीक है? तभी लगभग फेयर वैल्यू पे है, यहाँ से खरीद के बहुत अच्छा कुछ बन जाएगा ऐसा तो नज़र नहीं आता है, ठीक है? और इनके कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे रेल कवच हो गया है, भारत नेट चल रहा है और वीआई के साथ इनका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है? तो यदि हम रेल कवच की बात करें तो अभी इंडियन रेलवे या इंडियन गवर्नमेंट खुद इंश्योर नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसमें यदि इनको प्रोजेक्ट मिलता भी है या इस पे वर्क करते भी है तो इसमें बहुत डिले होगा, ठीक है? तो डिले होगा जिसकी वजह से आपने देखा था डेप्ट भी बहुत हाई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बिज़नेस मॉडल में थोड़ा-सा ड्रॉ डाउन नज़र आ रहा है कि हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इससे भी अच्छे बिज़नेस है जहाँ पे अपने पैसे लगा सकते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे खुद ही प्रमोटर को अपने बिज़नेस में कॉन्फिडेंस नहीं हो तो वहाँ पे भी ठीक है एक हम अपने पैसे क्यों लगाएँ ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? आप लोग अपना फर्दर एनालिसिस पे ज़रूर करिएगा और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें बताने को नहीं रहा है, बाकी आप अपने एनालिसिस खुद करिएगा, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट इश्यू थे वो हमने बता दिए, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? और बिज़नेस मॉडल भी हमने डिस्कस कर लिया, इसका बिज़नेस मॉडल कैसा है, वो सब हमने देख लिया था और ठीक है, यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।